कंसेप्चुअल सीरीज़ पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे जिन टॉपिक्स की, ग्राफ्स की बात करेंगे, टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल की बात करेंगे, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की बात करेंगे, अनोवा की करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोरिलेशन, रिग्रेशन, टी टेस्ट और अनोवा के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है, और फिर एट द एंड हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो हम जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है वहाँ पर हम कैटेगोरिकल वेरिएबल डालते हैं, जिस तरह के मेल, फीमेल, हाई, लो, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम कंटिन्यूस वेरिएबल डालते हैं जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें तो उसमें हम एक्स और वाई दोनों पे जो है हम कंटिन्यूस वेरिएबल डालते हैं। उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हमने किस एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल ऐड करना है। इसी तरह अगर हम लाइन ग्राफ की बात करें तो x के ऊपर कैटेगोरिकल वेरिएबल और y एक्सिस के ऊपर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल आता है। बॉक्स प्लॉट की बात करें तो x एक्सिस पे हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है या हम कोई वेरिएबल नहीं डालते, और y एक्सिस पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। पाई चार्ट जो है हमारा, ये वाहद ऐसा चार्ट है जिसके ऊपर सिर्फ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आती हैं और इसमें सिर्फ एक वेरिएबल जो है हमने ऐड करना होता है। नेक्स्ट जो है SPSS के अंदर हम ग्राफ किस तरह से जाके ढूंढते हैं, निकालते हैं, उसकी एक शॉर्ट सी वीडियो है, उसको आप देख लें। देन इट विल बी मोर क्लेरिफाई कि हम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं SPSS में। बनाने के लिए आप अपनी SPSS की फ़ाइल को ओपन करें, ग्राफ्स में जाएं, यहाँ से चार्ट बिल्डर को जो है चेक करें, टिक करें इसको। आपके सामने शो रहा होगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो है सारे जो ग्राफ हैं उनके नाम हैं, ठीक है। बार ग्राफ है, लाइन है, एरिया है, पाई है, स्कैटर या डॉट ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, हाई लो, बॉक्स प्लॉट, डुअल एक्सिस। जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, इसके अलावा हिस्टोग्राम यूज़ कर लेते हैं। बॉक्स प्लॉट जो है वो यूज़ हो सकता है, या पाई इतना ख़ास यूज़ नहीं होता। अब बनाना किस तरह से होता है कि जब आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल्स हों तो आप सिंपल इस तरह से एक जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो आप यहाँ से दूसरी डायग्राम को सिलेक्ट करके यहाँ आकर छोड़ देते हैं। इस तरह से जो है आ जाता है। यहाँ पर सारे वेरिएबल्स होते हैं, आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। और अगर वाई एक्सिस पे दो वेरिएबल्स हैं या एक्स एक्सिस पे दो वेरिएबल्स हैं तो आप उनको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके ऐड कर लें, या फिर एक को क्लस्टर के ऊपर डाल दें और एक को एक्स एक्सिस में डाल लें। जैसे ही आप ग्राफ के अंदर अपने वेरिएबल्स ऐड करते हैं, यहाँ पे ओके की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, ओके पे क्लिक कर लें तो देन आपका जो ग्राफ है वो आउटपुट के अंदर नज़र आ जाता है। वहाँ से आपने सिंपल जिस तरह पिक्चर को कॉपी पेस्ट करते हैं उस तरह से आपने अपने ग्राफ को कॉपी पेस्ट करना है, एंड देन जो है आपका ग्राफ डन हो जाएगा। टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल, ये बेसिकली हम दो डिफरेंट ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सेक्शन ए है और सेक्शन बी है और दोनों डिफरेंट ग्रुप्स के हम क्या कर रहे हैं कि मिड के मार्क्स का मीन कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एनालिसिस हम यूज़ करते हैं वो टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल आता है। SPSS में इसको परफॉर्म करने के लिए आप एनालाइज पे जाएंगे, वहाँ से कंपेयर मीन्स पे जाएंगे, वहाँ से इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर टेस्ट वेरिएबल और ग्रुप वेरिएबल्स लिखे होते हैं। जो टेस्ट वेरिएबल होता है उस पर बेसिकली जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है जो आपने जिसका मीन कंपेयर करना होता है आप उनको सेलेक्ट करते हैं, और ग्रुप वेरिएबल्स के अंदर आप कैटेगरीज़ जो हैं वो बताते हैं कि सेक्शन ए है या सेक्शन बी है, इसी तरह मेल है या फीमेल है, और फिर उसको जाके आप जो है वैल्यूज़ देते हैं। वही वैल्यूज़ जो आपने SPSS के अंदर उनकी दी होती है उन्हीं सेम वैल्यूज़ को आप लिख देते हैं उसके अंदर, एंड देन आप उसको ओके कर लेते हैं और आपके पास आउटपुट आ जाता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। अब इसको आउटपुट को हम किस तरह से रीड करते हैं और किस तरह से उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है इसके अंदर जो है वो उसकी डिटेल बताई गई है। टी टेस्ट के आउटपुट के अंदर हमारे पास जो है एक टेबल आता है ग्रुप स्टैटिस्टिक्स का और एक इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट का टेबल आता है। अब इसको हम किस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, सबसे पहले हम SIG की वैल्यू चेक करते हैं जो कि हमारी P वैल्यू होती है। अब याद रहे कि जो हमारा टी टेस्ट होता है उसके अंदर जो SIG की वैल्यू हम चेक करते हैं वो लेविन्स टेस्ट
के जो कॉलम होता है उसमें से चेक करते हैं। बाकी जो हमने देखा, हम अनोवा के टेबल पे जाके एसआईजी की वैल्यू चेक कर रहे होते हैं, बट इन केस ऑफ टी टेस्ट हम लेविन्स टेस्ट के जो है वैल्यू को देखते हैं, एसआईजी की वैल्यू को। अब इसको हम किस तरह से लेके चलते हैं, इसका एक छोटा सा है, और वो इस तरह से है कि लेविन टेस्ट जो है उस वो क्यों यूज़ होता है, वो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस को चेक करता है। अगर हमारे पास लेविन्स टेस्ट के कॉलम में एसआईजी की वैल्यू 0.05 से अबव है, देन जो हमारे पास यहाँ पर अबव रो होती है टोटल, हम उसको कंसिडर कर रहे होते हैं, मतलब शुरू से लेकर एंड तक जो रो है हमारी वो हम ऊपर वाली ले रहे होते हैं। और इसी तरह अगर एसआईजी की वैल्यू 0.05 से कम है तो हम नीचे वाली रो की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते हैं अपने टेबल के अंदर। ये जो सबसे पहला स्टेप है टी टेस्ट की इंटरप्रिटेशन का, कि आपने वैल्यूज़ लेनी कहाँ से हैं और किस बेस पे लेनी है, वो ये होता है कि आपने एसआईजी की वैल्यू चेक करनी है लेविन्स कॉलम में से, और लेविन्स कॉलम में से अगर एसआईजी की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है तो आप ऊपर वाली लाइन लेंगे, और अगर 0.5 से कम है देन आप नीचे वाली लाइन की तरफ जाएंगे। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टेबल के अंदर हम जो हमारे पास ग्रुप होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो आउटपुट लिया गया था वो मेल और फीमेल्स का था। मेल और फीमेल का उनकी मीन और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड किया जाता है। हमारे पास ये टी और जो हमारे पास ये डीएफ की वैल्यू होती है, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है, ये हम ऐड करते हैं। पी की वैल्यू ऐड करते हैं, कोहन्स डी की वैल्यू ऐड करते हैं। अगर हम टेबल की बात करें तो मेल का जो हमारे पास मीन है वो हम ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में देखें तो वहाँ पर हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अवेलेबल होती है। हम वहाँ से मेल का जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। इसी तरह फीमेल का मीन और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम जो है ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में लेते हैं। टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेविन्स के अंदर जो है, लेविन्स कॉलम के नेक्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर अवेलेबल होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट के टेबल में। उसके अलावा डीएफ की वैल्यू भी हमारे पास वहीं अवेलेबल होती है। पी की वैल्यू जो है वो भी हम वहीं से लेते हैं जहाँ पर एसआईजी 2 टेल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें 2 डिफरेंट रोज़ हैं, हमने ऊपर वाली रो में से वैल्यू ली है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेविन्स टेस्ट में एसआईजी की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा थी। कोहन्स डी की जो वैल्यू है वो बेसिकली हम ऑनलाइन फाइंड करते हैं। इसका जो है नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताया जाता है। कोहन्स डी की वैल्यू के लिए सबसे पहले गूगल पे जाएं, सिंपल कोहन्स डी कैलकुलेटर लिख दें या सिंपल कोहन्स डी लिख दें, नीचे कैलकुलेटर जो है वो खुद ही शो हो रहा होगा। आपने कोई भी लिंक पहला जो है कैलकुलेटर का ओपन कर लेना है। जैसे ही साइट खुलती है वहाँ पर वो कोहन्स डी के कैलकुलेटर की जो साइट है वो ओपन हो जाती है अभी थोड़ी देर में। बिकॉज़ कोहन्स डी जो है वो ऐसा हमारे पास होता है कि हम उसको कैलकुलेटर के साथ ही फाइंड करते हैं, वो हमारे पास आउटपुट के अंदर नहीं आता। जो हम टी टेस्ट का फाइंड आउट कर रहे होते हैं ये हमें सेपरेटली फाइंड करना पड़ता है। अगर हम इस तरह से जो टी टेस्ट का प्रोसीजर है इस तरह से हम एसपीएसएस में लेके जाती हैं तो ये इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ही साइट ओपन होती है उसके अंदर आपने जो है अपने जो आपके पॉपुलेशन होती है, जिस तरह मेल है फीमेल है, उनका आपने सेपरेटली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है डालना होता है। जिस तरह के अब ये साइट जो है वो ओपन हो चुकी है, हम नीचे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पल साइज़। ग्रुप 2 में भी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पल साइज़ है। अब आप ग्रुप 1 के अंदर जो है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर है मेल है, आप उनका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन डाल लें। ग्रुप 2 में फ़ीमेल का जो मीन है स्टैंडर्ड डेविएशन डाल लें। ठीक है, जैसे ही आप उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पुट करते हैं देन आपने कैलकुलेट पे जाना है और देन जो है सिंपल आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जो कि कोहन्स डी की वैल्यू होती है और वो आपने अपने टेबल के अंदर जो है पुट कर देनी है। ये इसका सिंपलेस्ट जो है तरीका है। पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट के लिए जो है वो हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमने इसका कोई प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट जो है वो चेक करते हैं, मतलब किसी चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस चेक करने के लिए बेसिकली हम पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट को डिपेंडेंट सैम्पल भी कहा जाता है। इसके अलावा रिपीटेड मेयर टी टेस्ट भी इसको कहा जाता है।
अब पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट को एसपीएसएस के अंदर हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हम एनालाइज में जाते हैं, कंपेयर मीन्स में जाते हैं, वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट को। जैसे ही अगर यहाँ पर आप देखें हम एनालाइज पे गए, कंपेयर मीन्स पे, देन जो है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट को हमने सेलेक्ट किया। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहाँ पर हमने अपने वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं। इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये चीज़ है कि जब भी आप वेरिएबल ऐड करें आप उनको एक रो के अंदर ऐड करें, कॉलम के अंदर वेरिएबल्स को ऐड नहीं करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की अगर हम बात करें, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के आउटपुट की बात करें और उसके इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 टेबल्स आते हैं। पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक का टेबल आता है, पेयर्ड सैंपल कोरिलेशन का टेबल आता है एंड पेयर्ड सैंपल टेस्ट का टेबल आता है हमारे पास आउटपुट में। तो सबसे पहले जो टेबल हम देखते हैं वो हमारे पास पेयर्ड सैंपल टेस्ट का टेबल है जिसके ऊपर 1 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसमें बेसिकली हम एससीजी की वैल्यू चेक करते हैं कि आया एससीजी की वैल्यू पी वैल्यू वो 0.05 से कम है या नहीं। अगर वो 0.05 से कम होती है इसका मतलब कि जो रिज़ल्ट हैं या जो थेरेपी अप्लाई की गई थी या जो इंटरवेंशन की गई थी वो बेसिकली क्या है, वो सिग्निफिकेंट आ रही है। और अगर वो वैल्यू 0.05 से कम नहीं होती इसका मतलब जो रिज़ल्ट है वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे ही अगर हम हमारे एसएजी की वैल्यू को चेक करते हैं और अगर हमारी एसएजी की वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट आ रही है देन हम क्या करते हैं, हम अपने दूसरे टेबल की तरफ जाते हैं जो कि पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक का टेबल है और उसमें हम चेक करते हैं मीन्स को कि मीन में क्या डिफरेंस आ रहा है। प्री टेस्ट में मीन ज़्यादा है या पोस्ट टेस्ट में मीन ज़्यादा है या प्री टेस्ट में मीन कम है या पोस्ट टेस्ट में मीन कम है, हम उन चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। अगर पोस्ट टेस्ट के अंदर हमारे पास लोअर मीन है इसका मतलब जिस तरह के हमारे पास जो डेटा है हम उसमें चेक कर रहे हैं कि सीबीटी की इफ़ेक्टिवनेस जो है वो स्ट्रेस के ऊपर क्या है, तो पोस्ट टेस्ट में मीन की लोअर वैल्यू ये चीज़ इंडिकेट करती है कि सीबीटी ने स्ट्रेस को क्या किया है, लोअर कर दिया है। दैट्स वाई कि हमारे रिज़ल्ट जो थे वो सिग्निफिकेंट आ रहे थे। और एट दी एंड जो थर्ड टेबल हम चेक करते हैं वो हमारे पास पेयर्ड सैंपल कोरिलेशन का होता है जहाँ से हम कोरिलेशन की वैल्यू चेक कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास p वैल्यू इज़ लेस देन 0.05 देन हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है और कोरिलेशन की वैल्यू 0.18 है जो कि हमारी अबव 0.79 से ज़्यादा है, जो ये चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अगर इसके टेबल की बात की जाए तो टेबल के अंदर जिस तरह से हम टी टेस्ट इंडिपेंडेंट में मेल फीमेल ले रहे होते थे, यहाँ पर हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट ले रहे होते हैं। सैंपल हमारे पास वही होता है, बस उसका प्री टेस्ट होता है और उसका पोस्ट टेस्ट होता है। सेम हम वैल्यू ऐड करते हैं, जो डिफरेंस है वो आर की वैल्यू का है कि यहाँ पर हम कोरिलेशन की वैल्यू ऐड करते हैं जो कि हमारी 0.82 थी और कोहेंस टी की वैल्यू जो कि हम ऑनलाइन जो है उस पे जाके गूगल पे जाके कैलकुलेटर निकालते हैं और वहाँ से हम कोहेंस टी की वैल्यू निकालते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट करके। तो सिंपली हमारा टेबल क्या इंडिकेट कर रहा है कि सीबीटी जो है वो इफ़ेक्टिव थी स्ट्रेस को कम करने के लिए। इसी तरह फाइंडिंग्स हमें बताती हैं कि जो हमारे पास पोस्ट टेस्ट है उसका मीन और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू द प्री टेस्ट के जो उस इंटरवेंशन को अप्लाई करने से पहले किया गया था। वन वे अनोवा का इस्तेमाल जो है वो हम तब करते हैं जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 से ज़्यादा कैटेगरीज़ हों। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा कैटेगरीज़ होती हैं तो हम अनोवा की तरफ जाते हैं, स्पेशली वन वे अनोवा की तरफ जाते हैं। वन वे अनोवा को एसपीएसएस में परफॉर्म करने के लिए एनालाइज में जाएं, कंपेयर मीन्स में जाएं, वन वे अनोवा में जाएं। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर आपको शो रहा होगा कि हम एनालाइज में गए हैं, देन कंपेयर मीन्स, देन हमने वन वे अनोवा को सिलेक्ट किया है। जब आप वन वे अनोवा को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से एक जो है डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा जिस पे डिपेंडेंट लिस्ट होगी, जहाँ पर आपने अपना वेरिएबल ऐड करना है। ऊपर जो है हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल और फैक्टर में जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल ऐड कर देना है जिसकी 2 से ज़्यादा कैटेगरीज़ होनी चाहिए इसमें। जब साइड पर आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, पोस्ट हॉक, ऑप्शंस और ये सारा कुछ लिखा होता है। यहाँ से आपने पोस्ट हॉक को सिलेक्ट करना है और यहाँ से टकी को सिलेक्ट कर देना है
और ऑप्शंस उसके बाद इसको कंटिन्यू कर देना है। ऑप्शंस में जाके डिस्क्रिप्टिव को सिलेक्ट करके देन आपने कंटिन्यू कर देना है। जब आप ये सेटिंग इसकी कंप्लीट कर लेंगे देन आपने ओके पर चले जाना है, तो अनोवा का जो आउटपुट है वो आपको शो हो जाएगा। अब अनोवा की आउटपुट की इंटरप्रिटेशन किस तरह से करनी है, अब हम इसकी बात करते हैं। अनोवा के आउटपुट की इंटरप्रिटेशन के अंदर हमारे पास 3 तरह के आउटपुट टेबल्स आते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव का आता है, एक अनोवा का आता है और एक मल्टीपल कंपैरिजन का आता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अनोवा का टेबल देखना है, वहाँ से हमने SIG की वैल्यू चेक करनी है। अगर हमारे पास SIG की वैल्यू 0.05 से कम है, इट मीन्स दैट कि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारा सिग्निफिकेंट है। सेकंड पे हम क्या करते हैं, पोस्ट हॉक की वैल्यू चेक करते हैं, जो कि हमारा ग्रुप 2 होता है। इसमें से हम निकालते हैं ऑन द बेसिस कि हमारे कौन सा रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। अब मल्टीपल कंपैरिजन में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो मेन डिफरेंस का जो हमारे पास टेबल है बेसिकली, उसमें 18 to 29 का जो ग्रुप है वो 45 प्लस एज वालों के साथ जो है सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट आ रहा है, वहाँ पर स्टैरिक जो है वो लगा हुआ है। इसी तरह 45 वालों का 18 से 29 के साथ स्टैरिक लगा हुआ है। जो हमारे पास बीच में 30 से 44 के एज ग्रुप हैं, उनका हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा। इट सिंपली मीन्स दैट कि जो 18 से 29 ईयर्स के लोग थे, उनका जो है मीन या जो रिज़ल्ट है वो सिग्निफिकेंट है विद 45 प्लस ईयर्स ओल्ड। जो हमारे पास 45 प्लस ईयर के जो लोग थे उनसे आ रहा है। अब हम इसको किस तरह से देखते हैं, हम इसके पहले थर्ड टेबल की तरफ जाते हैं जो सबसे ऊपर होता है। यहाँ पर मीन लिखा होता है कि आप देखें कि 18 से 29 वालों का जो मीन है वो 21.36 है और 45 वालों का 22.96 है। 21 इज़ लेसर देन 22। अब इसकी बेस पे जो है हम पोस्ट हॉक की वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो कि इस तरह आएगी कि 1 इज़ लेस देन 3। ठीक है, 1 किसकी वैल्यू है वो 18 से 29 वालों की, और 3 किसकी वैल्यू है वो 45 वालों की है। इस तरह से हम पोस्ट हॉक की वैल्यू निकालते हैं। अब इसका जो हम टेबल बेसिकली बनाते हैं उसके अंदर हम कैटेगरीज़ डालते हैं। जिस तरह से जो टी टेस्ट था उसमें हम मेल फीमेल डालते हैं, लेकिन चूंकि इसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा कैटेगरीज़ होती हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास कैटेगरीज़ थी वो 18 से 29 ईयर्स ओल्ड के लोग थे, फिर 30 से 44 ईयर्स के थे, एंड देन 40 प्लस थे। ठीक है, 45 प्लस। अब इनका हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम सेपरेटली ऐड करते हैं डिस्क्रिप्टिव के टेबल में से देख के। सिंपली नेक्स्ट हमारे पास अनोवा के फार्मूला की वैल्यू आ जाती है, विच इज़ एफ़, ब्रैकेट में DF की वैल्यू आती है। P की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं अनोवा के टेबल में से देख के। ईटा स्क्वायर की वैल्यू, अब ईटा स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ईटा स्क्वायर की वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है कि जो हमारे पास बिटवीन ग्रुप्स हैं उसकी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं टोटल जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर आता है उसके साथ। अब ये वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिलती हैं, ये बेसिकली हमें अनोवा के टेबल में से मिलती हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि बिटवीन ग्रुप्स की वैल्यू है 179.069 और टोटल हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर है 851.3021। तो हम पहली वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारे पास ईटा स्क्वायर की बेसिकली वैल्यू होती है। और पोस्ट हॉक की वैल्यू जो हमने बेसिकली फाइंड की ऑन द बेसिस ऑफ द मीन डिफरेंसेस कि किसके साथ स्टेरिक लगा हुआ था और उनका क्या डिफरेंस आया है कि ग्रुप 1 जो है वो लेसर वैल्यू रखता है देन द ग्रुप 3। इसी तरह जो हमारे पास फाइंडिंग्स आती हैं उनकी हम वैल्यूज़ यहाँ नीचे मेंशन कर देते हैं। 0.02 जो हमारे पास ईटा का वैल्यू आती है वो एक स्मॉल साइज़ इफ़ेक्ट रखती है। इसी तरह अगर हमारी वैल्यू जो है वो 0.05 से क्रॉस चला जाए तो हम इसको कह लेते हैं कि ये लार्जर साइज़ इफ़ेक्ट रख रही है। बेसिकली हर एनालिसिस के अंदर जो है हम SIG की वैल्यू को चेक करते हैं और हम कहते हैं कि अगर SIG की वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है तो रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट है। लेकिन हर एनालिसिस में इस सिग्निफिकेंट का जो मतलब है वो डिफरेंट होता है, जो लेंस होता है वो हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। अगर कोरिलेशन की बात की जाए तो कोरिलेशन में हम रिलेशनशिप चेक करते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स।
तो अगर कोरिलेशन में जो हमारी पी की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट आ रही है, इसका मतलब कि वहाँ पर जो रिज़ल्ट हैं वो सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, कि कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह रिग्रेशन के अंदर अगर हम बात करें कि रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट हैं, तो हम कह रहे हैं कि जो प्रिडिक्टर है वो प्रिडिक्ट कर रहा है आउटकम को। टी टेस्ट में बात करें तो ये वो जो सिग्निफिकेंट है वो इस चीज़ को वाज़िया करता है कि जो दो ग्रुप्स हैं हाँ वो वाकई डिफरेंट हैं। और अनोवा के अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो दो हैं, दो ग्रुप्स नहीं, हम बेसिकली देखते हैं दो से ज़्यादा ग्रुप्स को देख रहे होती हैं। तो अनोवा के अंदर अगर हमारे पास रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है दो से ज़्यादा ग्रुप्स के दरमियान वो डिफरेंट है, वो सिग्निफिकेंट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हमारे पास जो चीज़ याद करने वाली है बेसिकली वो यही आती है कि कॉय स्क्वायर का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कैटेगरीज़ होती हैं। पियर्सन कोरिलेशन की जगह हम स्पीयरमैन कोरिलेशन जो है निकालते हैं, वही प्रोसीजर होता है डायलॉग बॉक्स में। जहाँ पियर्सन कोरिलेशन होता है वहाँ पर हम स्पीयरमैन कोरिलेशन पे टिक कर देते हैं। टी टेस्ट इंडिपेंडेंट की सैम्पल की जगह हम मैन विटनी यू टेस्ट अप्लाई करते हैं, और टी टेस्ट डिपेंडेंट की जगह हम विल्कॉक्स साइन रैंक टेस्ट अप्लाई करते हैं, और वन वे अनोवा की जगह जो है हम क्रूसल वैलिस ये टेस्ट जो है हम अप्लाई करते हैं। सिंपली बेसिकली इनके नाम वगैरह याद रखने की ज़रूरत है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इतने ज़्यादा अप्लाई नहीं किए जाते, ज़्यादातर पैरामेट्रिक टेस्ट ही जो है साइकोलॉजी के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन इनका पता होना जो है वो नो हाउ होना ज़रूरी है।